नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग शुरू करके बुरी तरह फंस चुके हैं। वो महसूस भी कर रहे हैं, वो निकलना भी चाहते हैं जंग से बाहर। वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक फेस सेविंग एग्जिट मिल जाए और वो तमाम तरह के दंड फंद भी कर रहे हैं। ज़बरदस्ती ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर कि बातचीत हो रही है, बातचीत की जा रही, जबकि ईरान बार बार मना कर रहा है कि भाई कोई बातचीत नहीं हो रही है, हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और आपने जो 15 सूत्री फार्मूला भेजा था वो तो बकवास है, वो तो हमारे किसी लायक नहीं है, वो तो सरेंडर की शर्तें हैं जो कि ईरान कतई स्वीकार नहीं करेगा। तो उसको उसने कूड़ेदान में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव को, शांति के फार्मूले को। और अब ट्रंप जो है बहुत उखड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं कि ईरान उनके काबू में क्यों नहीं आ रहा है। और अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ईरान के सामने वो जो अपने सुपर पावर की अकड़ दिखा रहे हैं वो अब चलने वाली नहीं है। और इसीलिए ये समझ उनको पैदा नहीं हो रही, इसीलिए वो धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, वो जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा करेंगे, होर्मुज को खुलवाएंगे। लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा जोखिम है और इसीलिए वो हिचकिचा भी रहे हैं। ये ज़रूर है कि इजराइल का दबाव उन पर भरपूर होगा और चूंकि वो कंप्रोमाइज्ड हैं एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, तमाम तरह के दंड फंद लफड़े उनके रहे हैं, जाने कितनी बार उनके कितने सारे उनके फ्रॉड के मुकदमे हैं। तो इजराइल के पास सारी जानकारी है उनको ब्लैकमेल करने की और वो ब्लैकमेल कर रहा है। और अमेरिका की यहूदी लॉबी भी दबाव में डाल रही है। उनके अपने मंत्रिमंडल में जो यहूदी हैं या जो जायनिस्ट सोच वाले हैं उनका भी दबाव है। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि यहाँ से निकलना अब बहुत ज़रूरी है और अब मुश्किल भी होता जा रहा है, इसलिए वो धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईरान उनकी धमकी में नहीं आ रहा है, बल्कि और भी दबाव बढ़ाता जा रहा है और भी उसके पास जो नए नए प्लान हैं वो सामने आ रहे हैं। लंबी जंग की तैयारी तो उसके पास है ही, और अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन पर कदम रखेंगे तो ये उनके लिए बहुत भारी भी पड़ेगा। अगर ईरान ने उसके 1500 सैनिकों को मार डाला तो उससे तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, ईरान झेल सकता है 1000, 2000, 5000 लोगों की मौतें, लेकिन अमेरिका की मानसिकता उस तरह की नहीं है। तो ये खतरा तो वो मोल ले ही रहे हैं। पता नहीं वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि नहीं। शुक्रवार की डेडलाइन है, डेडलाइन बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उनकी खींच बढ़ती जा रही। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि ईरान के पास, ईरान के तरकश में बहुत सारे तीर हैं वो जो धीरे धीरे निकाल रहा है और अमेरिका को उसकी हैसियत, उसकी औकात भी दिखा रहा है। अब उसने जो नया खेल खेला है वो अमेरिका को डराने वाला तो है, क्योंकि पहले ही होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके उसने दुनिया को सप्लाई होने वाले 20% तेल और गैस को रोक दिया है और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। कुछ थोड़ी सी राहत मिली है 5 दिन के हमले टालने की वजह से, लेकिन जैसे ही वार अपने फिर से उसी पटरी पर आएगी तो ये दाम फिर छलांग लगाएंगे। लेकिन ये तो होर्मुज जलडमरू मध्य का मामला है। ईरान ने एक और धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है। उसने कहा है कि रेड सी, जो लाल सागर है, वहाँ पर बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य है वो उसको भी बंद कर सकता है। और इसको बंद करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो 10 से 12% तेल गैस गुजरता है उसके लिए आफत आना। हालांकि ये जो रेड सी का जलडमरू मध्य है, बाब अल मंदेब, वो
ईरान से काफ़ी दूर है, लेकिन यमन से बिल्कुल नज़दीक है। और यमन में ईरान के जो प्रॉक्सी है, यूती विद्रोही, वो हमला करके रेड सी में एक हवाक खड़ा कर सकते हैं और पहले कर चुके हैं। उन्होंने वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया है, उनको डुबोया है। तो हूती के ज़रिए वो वहाँ पर परेशानियाँ खड़ी कर सकता है और उसका सीधे सीधे असर पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ये कहाँ है, किस तरह से है और इसका महत्व क्या है। तो ये जल डमरू मध्य जिबूती और यमन के बीच स्थित है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और अरब सागर से जोड़ता है। फिर दुनिया के कुल तेल का 10 से 12% सामान्य दिनों में इसी रास्ते से गुजरता है। इससे गुजरने वाले जहाज स्वेज नहर की ओर जाते हैं। अगर ये जल डमरू मध्य ईरान बंद करने में कामयाब हो जाता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लागत भी बढ़ सकती है। पहले भी हूती विद्रोही ने इस क्षेत्र में जहाज़ों पर हमले किए हैं और ये तो लागत बढ़ना और समय बढ़ना तो एक बात, लेकिन जब रिस्क बढ़ जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पीछे हट जाती हैं। वो इंश्योरेंस ही नहीं देंगी तो तमाम मुल्क अपने जहाज़ इस रास्ते से लाने ले जाने में हिचकेंगे, क्योंकि ख़तरा बढ़ जाएगा कब किस जहाज़ पर हूती आक्रमण कर दें। और ईरान के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, वो उनसे भी वार कर सकता है, तो दोहरा खतरा बढ़ जाएगा। तो एक तरफ तो होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान ने बंद कर रखा है, दूसरा लाल सागर में ये जो बाल अल मंदेब स्ट्रेट है उसको बंद करता है। तो 30 से 35% दुनिया में सप्लाई होने वाला तेल और गैस बाधित हो जाता है। अभी अमेरिका और ट्रंप इसी से परेशान है कि होर्मुज बंद है। अब अगर ये बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तब क्या होगा? तब तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। तेल गैस का मार्केट कहाँ पहुँच जाएगा। जो धमकी ईरान ने दे रखी है कि इसके दाम तो $200 पर बैरल तक जा सकते हैं, अभी गिर कर वो $96-97 प्रति बैरल पे आ गए हैं। हालांकि बढ़कर ये 110-112 तक चले गए थे, घट गए हैं। जो ट्रंप ने ब्लफ दिया है कि 5 दिन हमने एक तरह से हमले रोक दिए हैं, हालांकि हमले हो रहे हैं लेकिन उसके पावर प्लांट्स वगैरह पे हमले रोक दिए हैं। तो अब जब शुक्रवार को वो डेडलाइन ख़त्म होगी तब उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। अगर वो अपने नौसैनिक भेज रहे हैं, 2000 नौसैनिक भेजने की बात है, ज़मीन पर उतरने की, खर्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में भी ईरान ने सारे पड़ोसी देशों को आगाह कर दिया है कि अगर अमेरिका के इस अभियान में, खर्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने के अभियान में कोई भी पड़ोसी देश शामिल हुआ तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, उस पर वही मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर देगा और उसको भारी नुकसान पहुंचाएगा। तो उस इलाके के जो अरब मुल्क हैं वो तो पहले से ही घबराए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि खर्ग आइलैंड को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ईरान ने काफ़ी तैयारियां कर डाली है। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, और अमेरिकी सैनिक अगर वहां कदम रखेंगे, ज़मीन पर उतरते हैं, तो उनके लिए और भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें बचाने के लिए भी सैनिक भेजने पड़ेंगे। 2000 सैनिक 10 लाख की IRGC का मुकाबला कैसे करेगी? अगर एयर पावर के बल पर उनको कवर देने की बात अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जितना उस तरफ घुसेंगे उतना ही वो फंसते चले जाएंगे। तो अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है और ईरान एक के बाद एक लगातार अपने पत्ते चल रहा है, अपने तीर चल रहा है और वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से
ये नौबत आ रही है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे जाएं या पीछे जाएं, इस दुविधा में आ गए हैं। कल की डेडलाइन है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं, बहुत ही कड़ी शर्तें हैं। उनको मानना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक तरह से सरेंडर करने जैसा होगा। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो विश लिस्ट भेजी गई थी 15 शर्तों की, उसको ईरान ने कूड़े के डिब्बे में डाल दिया है और बोल दिया ये कोई बातचीत नहीं है, आपने भेजा, हमने रिव्यू कर लिया, खारिज कर दिया। अभी तक किसी भी स्तर पर बातचीत को ईरान ने स्वीकार नहीं किया है। भले ही नाम घूम रहे हों कि पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा है, सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, ये तमाम देशों के नाम घूम रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि अभी वो स्थिति बनी ही नहीं है। ये खबरें ज़रूर मीडिया में आ रही हैं कि जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे 2-4 दिन में, वहां पर बातचीत होगी। अब बैक चैनल कुछ और चल रहा हो तो बात दूसरी है, लेकिन जो ईरान के तेवर और मुद्राएं दिख रही हैं वो तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसके लिए भी तैयार नहीं कि जो 450 किलोग्राम उसके पास इनरिच किया हुआ यूरेनियम है उसको वो सौंप देगा। 28 तारीख के पहले, 28 फरवरी के पहले जो निगोशिएशन हो रहे थे उसमें उसने ये शर्त मान ली थी कि वो ये उसको नहीं सौंपेगा लेकिन रूस को सौंप सकता है। तो वो उस समय तैयार था। उस समय 28 के पहले परिस्थितियां दूसरी थी। 28 के बाद, 28 को और 28 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें ईरान के तेवर बहुत तीखे हैं। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए कतई तैयार नहीं है, और इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में, वो अमेरिका को एक सबक सिखाने के मूड में है, इजराइल को उसकी हैसियत दिखाने के मूड में है। और अभी तक का जो तजुर्बा है वो ये कह रहा है कि इस कोशिश में, इस योजना में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। उसने इजराइल में भी ज़बरदस्त तबाही मचाई है, तेल अवीव में, और सबसे सुरक्षित जगह डिमोना जहां उसका न्यूक्लियर प्लांट वगैरह है इजराइल का, वहां पर जिस तरह से अटैक किया, इससे पूरी दहशत है इजराइल में कि ये ईरान क्या करेगा। उसका आयरन डोम रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम की इतनी तारीफ और इतना उसके बारे में भौकाल खड़ा किया गया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो रहा है। तो इजराइल भी फंसा हुआ है, अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ ही है। अब ईरान को कुछ तो रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, कुछ तो उसको उसकी शर्तें माननी पड़ेगी, और जो वाजिब शर्तें हैं उन्हें तो माननी ही पड़ेगी। मसलन ये कि उसे उस पर अब भविष्य में हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जब चाहे ईरान पर बम बरसा दें, ये तो नहीं चलेगा। इस बार तो ये ठान कर ईरान ने जंग में हिस्सा लिया कि अब आर पार हो ही जाए। इसी तरह से जो नुकसान हुआ है उसको, उसके जो हर्जाना मांग रहा है, उस दिशा में कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका के सैन्य अड्डे जो हैं उस इलाके में, उनके बारे में उसकी शर्त है उनको हटाने की। उनके बारे में क्या निर्णय होगा। फिर ये कि होर्मुज पर उनका संप्रभुता माने, होर्मुज ईरान पर, ईरान के हाथ में रहेगा और वहाँ से वो टैक्स वसूलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन हटें और ईरान पूरे जो एक राष्ट्र है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, वैध राष्ट्र, उस हैसियत से अपना कारोबार कर सके, ये उसकी शर्तें। तो बहुत ही वाजिब शर्तें हैं उसकी, और ईरान, इजराइल और अमेरिका को मानना पड़ेगा। इनमें से कुछ शर्तों को तो मानना ही पड़ेगा। हालांकि इजराइल तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि इजराइल तो ईरान को नेस्तनाबूद करने के एजेंडे पर है, लेकिन इस चक्कर में कहीं खुद ना नेस्तनाबूद हो जाए। अगर जंग 2-3 महीने चली तो ईरान का हाल बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब तो ईरान के पास तो हथियार हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास इजराइल हथियारों का टोटा पड़ रहा है। उसके राडार वडार सब नष्ट कर चुका है ईरान आसपास के मुल्कों में, और जितने भी इंटरसेप्टर थे, पैट्रियट, थार्ड, ये सब
अब उनकी किल्लत आ रही है और दुनिया भर के देशों से इकट्ठे कर करके अब यहाँ अमेरिका भेज रहा है और उसका प्रोडक्शन करने में भी उसे टाइम लगता है, जबकि ईरान का प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे तीर इस समय ईरान के तरकश में नज़र आ रहे हैं और ये जो रेड सी पर उसने इस जलडमरू बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की जो धमकी दी है, ये एक और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पूरे जो एनर्जी के दाम हैं वो बहुत एकदम से बढ़ सकते हैं और उसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और इसको समझते हुए निश्चित रूप से अमेरिका पर ज़बरदस्त दबाव होगा। अमेरिका के समर्थक देशों पर ज़बरदस्त दबाव है कि वो किसी भी तरह से अब इस युद्ध को ख़त्म करें। ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो दुनिया के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो चुकी है और उस मुसीबत को और बढ़ा देगा। ऐसी सूरत में ट्रंप क्या करेंगे? अभी वो फ्लोरिडा के चुनाव भी हार चुके हैं डेमोक्रेट्स के हाथ में। चुनाव लगातार हार रहे हैं, मिड टर्म चुनाव हारने की पूरी संभावना है। और अभी हाल में जो 4-5 सर्वे आए हैं वो सारे सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है बहुत नीचे आ गई है। यानी इकोनॉमी के मामले में तो वो बाइडन की जो 32% की लोकप्रियता घट के गिर के आ गई थी, उससे भी नीचे 25% के आसपास ट्रंप पहुंच गए। इसका मतलब है कि उनके मागा सपोर्टर में भी दो फाड़ हो गया है, नहीं तो इतने नीचे न जाती। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप घर में भी फंस गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी फंस गए हैं। ईरान ने बुरी तरह से फंसा दिया है अपनी कड़ी शर्तें और कड़ा रुख दिखाकर, और इजराइल का दबाव उन पर अलग से है, यहूदियों का दबाव अलग से है, मोसाद का दबाव अलग से है, एप्स्टीन फाइल्स का दबाव अलग से है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? समर्पण या आत्महत्या? ईरान में और सैनिक भेजकर जंग को और बढ़ाकर क्या वो सुसाइड करने जा रहे हैं? देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।